हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ में 11वां पेपर जो है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 10 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित करने के लिए कौन सी तकनीकी का यूज होता है? तो इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि SSL है ये, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। निम्न में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो देखो, डिनाइल ऑफ सर्विस है, फिशिंग है, स्पैमिंग है, क्या नहीं है? क्रिप्टोग्राफी नहीं है। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये स्वयं कार्यक्रम इन्होंने प्रारंभ किया है। 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है? तो ये 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। ब्लॉगिंग आप जानते हैं, उन्होंने बोला है माइक्रो, है ना? तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब इन्होंने कोरा को भी इंक्लूड किया है। तो ये तीनों ही आंसर आयोग ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। गवर्नमेंट की कौन सी इकाई है? आपको पता होगा, ये CDEC है गाइस, है ना? CDEC। इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? AI से सीधे संबंध नहीं रखता। क्या नहीं रखता? देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग AI में है, अनसुपरवाइज्ड भी है, न्यूरल नेटवर्क्स भी AI में होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से ये AI में होना जरूरी नहीं है। ठीक है। पेगासस एक उदाहरण है। पेगासस क्या है? ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था एक टाइम पर। तो ये स्पाईवेयर का उदाहरण है। ये कहाँ से संबंधित था? ये इजराइल से संबंधित था, इजराइल से। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 पेगासस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। क्यों? कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 है ना, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कि हम यूज करते हैं सरकारी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेघराज। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? डिजिटल हस्ताक्षर आप जानते हैं, डिजिटल साइन जो होता है ना, तो ये IT एक्ट में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर उन्होंने पूछा है MP में प्रति व्यक्ति आय पूछी है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, प्रति व्यक्ति आय ना दो उन पे क्या बोलते हैं उसको, मेजर किया जाता है प्रति व्यक्ति आय को। एक तो स्थिर भावों पर और एक होता है प्रचलित भावों पर। ठीक है, तो स्थिर भावों पर पूछा है या प्रचलित पर पूछा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने स्थिर भावों पर पूछा है, तो 63,345 रुपये थी। और बट इन्होंने 21-22 का डेटा पूछा है। अभी हमें इसका न्यू डेटा पता होना चाहिए, 23 और 24 वाला। ठीक है, और ये आपको मिलेगा MP की इकोनॉमिक सर्वे में, जो इकोनॉमिक सर्वे आती है ना, उसमें मिलेगा, या फिर कोई करंट अफेयर्स की बुक्स में मिल जाएगा, कोई भी बुक होगी उसमें आप देख लीजिए इसको। आकांक्षी प्रोग्राम, विकासखंड प्रोग्राम AVP जो है, कब स्टार्ट हुआ MP में? तो ये हुआ था 2018 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? यानी कि हर राज्य में राज्य विधानमंडल होगा। विधानमंडल से क्या मतलब है? कि विधानसभा होगी और कहीं कहीं पर विधान परिषद भी होगी। बट विधानसभा तो हर जगह कंपलसरी होगी। राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, और ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है विधान परिषद का होना। बट विधानसभा कंपलसरी होगी। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? 168 में बोला गया है इसको सॉरी, 168 में इसको बोला गया है कि होना कंपलसरी है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को इसको मनाते हैं। MP के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कितना हिस्सा है? अगेन इकोनॉमिक सर्वे से है ये, 32% इसका आंसर है। किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड्स कहते हैं? सुपर फूड्स किसे कहते हैं? मिलेट्स को कहते हैं।
है ना, रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक यानी कि 2001 से 11 तक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, देखो जनसंख्या वृद्धि दर जो पूछा होती है ना, वो एक दशक की ही पूछते हैं। एक दशक मतलब 10 सालों की ही पूछी जाती है। और वो इसका रीजन आपको पता होगा, क्योंकि जनगणना जो है ना हर 10 साल पर होती है। तो कितनी है, 20.3% है ये। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? देखो, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि कोई भी चलो शक्तियों को लेके मान के चलिए ना, पास करना। विकेंद्रीकरण मतलब बिखरा हुआ, अलग अलग हो जाए, दूर दूर हो जाए। तो उन्होंने पूछा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? तो स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। यानी देखो, यदि सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी तो वो केंद्रीकृत शक्तियां हो गई, है ना। स्टेट के पास रहेंगी तो भी उन्होंने कहा है कि आप ग्रामीण लेवल पे भी, स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे भी शक्तियों को लेके जाओ। तो क्या हुआ, शक्तियां बट रही है ना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्टेट में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई, लोकल में भी आ गई। तो क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। अब उन्होंने बोला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसका आंसर रहेगा स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में। उज्जवल जनजाति संस्कार संबंधित है। उज्जवल एक संस्कार होता है जो जनजातियों में होता है, ये मृत्यु से संबंधित होता है, यानी कि जब दाह संस्कार करते हैं उससे संबंधित है ये। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मुहर लगे पत्र से करते हैं, ठीक है। अब राज्यपाल के लिए शर्तें हैं संविधान में इनके पद के लिए। तो देखो, 2 शर्तें दी गई हैं या 2 अर्हताएं दी गई हैं। शर्तें तो फिर बाद में भी जोड़ी गई हैं, वो अलग हैं, लेकिन अर्हता का जब नाम आएगा ना, तो पहली है कि वो 35 ईयर्स कंप्लीट हो गए हों। दूसरी है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ओके, भारत के नागरिक। एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था एपी का 2022 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें ये भी था कि उसे सेम राज्य का नहीं होना चाहिए। 2-3 चीज़ें थी जो सेम ही लग रही थी, बट जो संविधान में अर्हता दी है ना, वो सिर्फ 2 ही दी है। 35 ईयर्स कंप्लीट कर चुके होंगे वो, और भारत के नागरिक होना चाहिए। और फिर बाकी की जो शर्तें हैं वो क्या है, परंपरागत रूप से जुड़ती गई हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो आप जानते हैं सोहागपुर है, ठीक है। प्रमुख कोयला क्षेत्र पूछा है तो इसका आंसर सोहागपुर है। बाण सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सोन नदी पे है। आंसर है नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नवीकरणीय आप जानते हो जिसको हम बार बार यूज करते रहते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होते, है ना। तो ज्वारी ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, पवन हो गई। डोलोमाइट नहीं है। डोलोमाइट एक टाइम पर खत्म हो सकता है ना, खत्म हो जाएगा, उसका हम ज़्यादा दोहन करेंगे तो। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? सारणी में है ये, है ना। कहाँ है? सारणी में, बैतूल में है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो देखो, मैग्नीज आपको हमेशा याद रखना है, एमपी के साउथ में पाया जाएगा, साउथ ईस्ट में भी कह सकते हो, साउथ में भी कह सकते हो, है ना, साउथ ईस्ट कहिए इसको। तो मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में, मैग्नीज और कॉपर भी वहीं पाया जाता है। बॉक्साइट अनूपपुर में, ठीक है। देखो, तांबा उन्होंने दिया है ना बालाघाट, तो तांबा जहाँ पाया जाता है बालाघाट में, वही मैग्नीज पाया जाता है। और हीरा पन्ना में पाया जाता है सॉरी, हीरा पन्ना में पाया जाता है। धसान एवं बीना निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? धसान और बीना बेतवा की सहायक नदी हैं। एमपी का सबसे कम औसत वर्षा वाला स्थान क्या है? भिंड है। और सबसे ज़्यादा वाला पचमढ़ी है। जलवायु के अनुसार निम्न में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो सितंबर से अक्टूबर तक। सितंबर से अक्टूबर में आप देखेंगे कि थोड़ी उमस होने स्टार्ट हो जाती है, उसी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं ना, मतलब फिर से गर्मी आ गई, सेकेंड टाइम गर्मी आ गई। निम्न में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है मालवा का पठार जाना जाता है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो इन्होंने सतपुड़ा की पूर्वी सीमा पूछी है, ठीक है, मतलब एकदम यहाँ कौन सी है। पश्चिमी साइड तो आपको मालूम होगा राजपीपला है ना। बीच में महादेव श्रेणियाँ हैं, और पूर्व में है गाइज मैकाल श्रेणी। मैकाल कहाँ है? अमरकंटक में, अमरकंटक अनूपपुर में है, और यहीं से
नर्मदा नदी जो है वो निकलती हैं, सोन नदी निकलती हैं और जोहिला नदी यहाँ से निकलती है मैकाल पर्वत से। ठीक है, तो ये किस श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा श्रेणी का भाग है मैकाल। सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, इन्होंने क्या लिखा है? सोवियत यूनियन लिखा है। आज जिसको हम रसिया बोलते हैं, रशिया इसको बोलते हैं हम। पहले ये क्या था? यूएसएसआर था। क्या था ये? यूएसएसआर था। तो उन्होंने पूछा कि यूएसएसआर के अंतिम नेता कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। अब इनको अंतिम क्यों बोला है? क्योंकि इनके बाद में ही क्या हुआ था? पतन हो गया था यूएसएसआर का, है ना। यूएसएसआर जो है ख़त्म हो गया था। अब आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ। यूएसएसआर का जो पतन हुआ था ना, उसमें इन्हीं का हाथ था, है ना। इनका हाथ क्यों था? इन्होंने क्या किया, ये जैसी सत्ता में आए, इन्होंने ना यूएसएसआर में क्या किया, एक खुलापन की नीति लागू कर दी। ठीक है, ओपननेस की, यानी कि इन्होंने लोगों को ना गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार दे दिया और बाकी के नियम कानूनों में सब में क्या कर दी, इन्होंने ना ढील दे दी। जैसी ढील मिली तो लोगों को लगा कि भाई यूएसएसआर में क्या था, काफ़ी सारे राष्ट्र राज्य जो थे सबने मिलकर यूएसएसआर को बनाया हुआ था। जैसे आज आप देखोगे यूक्रेन हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सारी जो कंट्रीज थी ना पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। अब उसमें ऐसा नेता आया कि उन्होंने सबको ढील दे दी कि ठीक है जिसको जो करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, बोला कि ठीक है सबसे पहले हमें यूएसएसआर से ही अलग होना है। इससे क्या हुआ, इसका विघटन हो गया यूएसएसआर का। ठीक है, तो किस आयु में उनका निधन हुआ था? तो 91 वर्ष के वो हो गए थे जब उनकी डेथ हुई थी। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर किस राज्य सरकार ने नियुक्ति दी है? तो यूपी में दी है। अब उन्होंने पूछा है कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष, पहले क्या थे ये? यूजीसी के अध्यक्ष थे कौन? प्रोफेसर डीपी सिंह। ठीक है, मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया, मसाई मारा को। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? देखो उन्होंने पूछा है कि कितनी प्रसूति, यानी कि आप कितनी बार मतलब ये सहायता मिल सकती है। तो आपको मालूम होगा इंडिया में ना 2 बच्चों की पॉलिसी है, 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना होगा? 2 बच्चे होगा, अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए। जीवित जन्म क्यों बोला है? अब किसी को किसी का बच्चा है, ठीक है, अब वो उसकी डेथ हो गई, अब वो है नहीं, तो फिर दूसरे जो 2 बच्चे होंगे ना उनको उन पर ये लाभ ले सकती है, यानी कि 2 जीवित जन्म के लिए। ये तो है ही, हो ही नहीं सकता कि कोई सीमा ही नहीं है, ये तो बहुत गलत है। एमपी में सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? आपको पता है जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, ये सेंटर का कार्यक्रम है, एमपी में इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में आपको जागरूक किया जाएगा। तो देखो सिकल सेल एनीमिया तो है ही, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ थैलेसीमिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथीस हो गया। ठीक है, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीस हो गया और सिकल सेल एनीमिया, इन तीनों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। किसके? सिकल सेल अभियान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? ये लोसानवे में है। लोसान इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने कर दिया है, लोसानवे में है। ठीक है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यानी कि महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। कौन को मिला था? कौन थी? मिताली राज थी वो। और मेजर ध्यानचंद सिंह कौन थी? ये इनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी के खिलाड़ी थे, इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहली महिला थी जिनको मिला था ये महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? देखिए मेजर ध्यानचंद जी, इनका नाम आपने अभी ऊपर देखा, नीचे भी आ गया। तो मेजर ध्यानचंद जो है उनके उस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया कब जाता है? ये 29 अगस्त को इसको मनाते हैं। ठीक है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्योहार। मणिपुर में एक संगाई हिरण भी पाया जाता है। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु क्या है? तो 17.5 साल से 23 साल तक है अग्निवीर के लिए आयु। ठीक है,
निम्न में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो युग चरण जो है शरद जोशी की रचना नहीं है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन से शरद जोशी के 3 रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो परिक्रमा, तिलिस्म हो गया, दूसरी सतह हो गया। कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो ये अगरिया जनजाति है। लौह शिल्प में कौन सी निपुण मानी जाती है? अगरिया। अगरिया एक क्या है, ये गोंड जनजाति जो है ना उसी की शाखा है। गोंड जनजाति आपको पता होगा, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और एमपी की 2nd नंबर की जनजाति है। एमपी में सबसे पहले नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है भील जनजाति। ठीक है। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? उसका नाम है वन्या। अवध किशोर जड़िया का संबंध साहित्य और शिक्षा से है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का वर्णन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत में वर्णन है किसका? राई का। राई नृत्य जो है ये एमपी का भी राजकीय नृत्य है, राई। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? हमें पद्मावत ग्रंथ में मिलता है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? तो देखो, रानी जो दुर्गावती थी ना, ये किसके समकालीन थी? ये अकबर के समकालीन थी। किसके? अकबर के समकालीन थी। तो अबुल फजल भी किसके समय थे? अकबर के समय थे। तो किसने वर्णन किया होगा? अकबर, अबुल फजल ने किया होगा। ये कॉमन सेंस भी सॉल्व हो सकता था। तो इसका आंसर है अबुल फजल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने उनके प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछा, उन्होंने पूछा जो इंदौर शाखा थी ना इसकी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी थे। निम्न में से किस मेले का आयोजन जो है जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो वो है गोटमार मेला। मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? ये वाद्य यंत्र है। निम्न में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ कराया? तो ये कराया था दंती दुर्ग ने। कहाँ कराया? उज्जैन में कराया था।